हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का पार्ट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये क्लास आपको पता है स्पेशली ओरिएंटेड है एनटीपीसी पर बेस्ड। एनटीपीसी की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं, आप सबको पता है 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और वहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा फिज़िक्स, साइंस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आएगा। लगभग अगर 50 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे मेंस में, तो 20 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, ठीक है ना भाई। 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब टच होंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, सॉल्व कराऊँगा। तो अगर हम बात करें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकैप करते हैं क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 7 वेव ऐसी हैं जो सूरज से चलती हैं, सन से निकलती हैं 7 वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती कहाँ से हैं? ये आती हैं सूरज से, सन से आती हैं। और पहली वेव कौन सी होती है भाई? पहली वेव आपकी होती है रेडियो वेव। रेडियो वेव, रेडियो तरंग। इसके बाद माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग। फिर इसके बाद इंफ्रारेड वेव। और इसके बाद क्या होता है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। फिर इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज इसको कहते हैं ना। इसके जस्ट बाद एक्स रेज, फिर गामा रेज। ये 7 तरंगे जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं? सूरज से निकलती हैं। और हमारी पृथ्वी तक इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रेज ही पहुँच पाती हैं। आप सबको पता है इंफ्रारेड वेव मतलब अवरक्त तरंगे कहा जाता है। अवरक्त तरंगे क्या होती हैं आप सबको पता है? जो गर्माहट महसूस कराती हैं, मतलब हीटिंग ऑब्जेक्ट से जितनी भी वस्तुएं गर्म करने वाली होती हैं उनसे इंफ्रारेड वेव निकलती हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से भी, हमारे बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव भी निकलती हैं। इसीलिए जो रात के समय जितने भी उपकरण होते हैं, कैमरा, उस पर पिक्चर लेने के लिए इंफ्रारेड वेव यूज होती हैं। आज हम लोग इनके यूजेस भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैमरा? नाइट कैमरा जितने भी होते हैं उसमें कौन सी वेव यूज होती है? इंफ्रारेड वेव यूज होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी से टकराते हैं और हमारे बॉडी से भी क्या होती है? इंफ्रारेड वेव निकलती है। तो वो क्या करते हैं? इमेज बना लेती है। और विजिबल लाइट, प्रकाश, दृश्य तरंगे, ये क्या होती हैं? वस्तुओं को दिखाती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होती हैं? ये 3 टाइप की होती हैं, बताया था, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीए जो होती है उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ये हमारी पृथ्वी तक आती हैं। यूवीबी कुछ मात्रा में पृथ्वी तक आती हैं, इनसे स्किन कैंसर भी होता है। और यूवीसी मोस्ट डेंजरस होता है, ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती। और ये भी बताया था कि पहले एसी और फ्रिज में सीएफसी गैस यूज होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, और अब उसकी जगह पे अमोनिया का यूज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स रेज और गामा रेज भी, ये सारी वेव, जो जितनी भी वेव हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वेवलेंथ। यहाँ पे ये देखा था कि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। मतलब ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी मेरे भाई? डिक्रीज होगी। इसका मतलब गामा रेस की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? वो मिनिमम होगी। और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य, इसको हिंदी में हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बात को समझना, ठीक है ना। और वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? वो मिनिमम होगी। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी आप इसकी मिनिमम होगी।
मतलब जो फ्रिक्वेंसी होगी, और गामा रेस की फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब जो फ्रिक्वेंसी होगी वो नीचे आने पर क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, नीचे आने पर इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नीचे आने पर बढ़ती है, नीचे आने पर, ठीक है ना भाई, नीचे आने पर बढ़ती है। और जो वेवलेंथ होती है वो नीचे आने पर क्या होगी, कम होगी, कम होगी, ठीक है भाई। और ये भी बताया था इसी के प्रोपोर्शनल में चलती है कौन, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी, माइक्रोवेव उससे ज्यादा, इंफ्रारेड उससे ज्यादा, विजिबल लाइट उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट रेज उससे ज्यादा, एक्सरेज उससे ज्यादा, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो एनर्जी का भी सीक्वेंस यही होगा, ठीक है भाई। एनर्जी ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 4 तरंगे दे दें, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज, कह दे कि निम्नलिखित तरंगों में से किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, स्कैटरिंग किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो आप ध्यान देना, इसी के सीक्वेंस में स्कैटरिंग भी आ जाता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन, मतलब यह है कि रेडियो वेव की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, सॉरी सबसे कम होगी, और गामा रेस की स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। स्कैटरिंग भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलता है, स्कैटरिंग, ठीक है भाई, स्कैटरिंग भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलता है। एक बार एग्जाम 2016 स्टेशन मास्टर में आया था, एएसएम के एग्जाम में 4 वेव दे दिया था, उसमें पूछा था कि किसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, रिफ्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान देना, जैसे कोई भी 4 वेव, इन 7 में से कोई भी 4 तरंग आपको दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित तरंगों में से किसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन, ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। तो इसी के प्रोपोर्शनल में स्कैटरिंग भी चलता है भाई, सेम, और इसी के प्रोपोर्शनल में रिफ्रैक्शन भी चलता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। इसका मतलब अगर हम बात करें तो रेडियो वेव का अपवर्तन सबसे कम होगा और गामा रेस का अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा। गामा रेस का जो अपवर्तन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है भाई। अपवर्तन इसी के प्रोपोर्शनल में चलता है, प्रकीर्णन भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलेगा, स्कैटरिंग, अपवर्तन भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलेगा, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, एनर्जी भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलेगा, ठीक है भाई, एनर्जी भी इसी के प्रोपोर्शनल में चलेगा। और उस साइड की अगर बात करें तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ क्या होगी, सबको पता है वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी भाई, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ जो होगी वो सबसे अधिक होगी, और गामा रेस की जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। एक और आता है स्पीड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे भाई, पढ़ा था कि स्पीड बराबर, मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो जो स्पीड होगी ना, स्पीड जो होती है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जो बिहेव करेगा वही बिहेवियर स्पीड भी करेगा, यहां ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सबसे अधिक स्पीड किसकी होगी, तो रेडियो वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, माइक्रोवेव की स्पीड उससे कम होगी, इंफ्रारेड वेव की स्पीड उससे कम होगी, और सबसे कम होगी गामा रेस की। गामा तरंगों की, गामा किरणों की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो सबसे कम होगी। दिख रहा है ना भाई, सबसे कम होगी, हाँ दिख रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे ये देखा कि वेवलेंथ जो है, बात को समझना, वेवलेंथ के सेम बिहेव करेगा स्पीड। मतलब वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम होगी उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं पूछूं इनमें से स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आपको होगी रेडियो वेव। रेडियो तरंगों की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कब, यहाँ स्टार बना लेना, मैं बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना लेना। ये कब होगा, बात को समझो, ये तभी होगा जब ये तरंगे किसी माध्यम में चलेंगी। माध्यम का मतलब जैसे मेरे और कैमरा के बीच में माध्यम कौन है, वायु है। मतलब हमारे बीच में, मेरे और कैमरा के बीच में वायु माध्यम है। यहाँ पे क्या होगी, जब भी कभी ये
ठोस में चलेंगी, जैसे सॉलिड में चलेगी, एयर में चलेंगी या कांच में चलेंगी, तब उस केस में स्पीड इस टाइप में बढ़ेगी, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। उस केस में स्पीड रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही तरंगे निर्वात में चलेंगी, निर्वात का मतलब वैक्यूम, निर्वात का क्या मतलब है मेरे भाई, वैक्यूम, अगर यही वैक्यूम में चलेंगी तब क्या होगा, उस केस में निर्वात में अगर चलेंगी मेरे भाई, उस केस में ये सारी की सारी तरंगे जो होंगी वो सेम स्पीड से चलेंगी, और वो स्पीड क्या होगी, वो स्पीड होगी प्रकाश की चाल से चलेंगी, मतलब लाइट की स्पीड से चलेंगी वो सारी की सारी तरंगे। ठीक है भाई, स्पीड पे ध्यान देना। स्पीड कब होगा, स्पीड इनका डिक्रीज कब होगा ऊपर से नीचे जाने पर, जब ये किसी ना किसी माध्यम में चलेंगी, जैसे माध्यम में वायु में चलें, या फिर जल में चलें, वाटर में चलें, या फिर आप कह लो कांच में चले, उस केस में स्पीड सबसे ज़्यादा रेडियो की होगी और सबसे कम किसकी होगी, गामा रेज की होगी। एक और पॉइंट यहाँ पे है, वेवलेंथ हो गया, स्पीड हो गया, एक वर्ड आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये सब ऑप्टिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सब अलग से बताऊंगा आपको। एक वर्ड आता है विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है, अभी विवर्तन मान लो कि विवर्तन इनका डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो रेडियो वेव का, सबसे कम किसका होगा, गामा का। तो वेवलेंथ, स्पीड और विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ये सेम बिहेव करेंगी, और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन ये सेम बिहेव करेंगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, ध्यान देना स्पीड पे। स्पीड इनकी तभी डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे आने पर जब ये किसी ना किसी माध्यम में चलेंगी, मीडियम में चलेंगी। मीडियम में मैंने आपको बताया, या तो ये एयर में चलें, वायु में चलें, या तो ये वाटर में चलें, जल में चलें, या तो ये कांच में चले, कहीं पे भी चले। लेकिन अगर ये निर्वात में चल रही हैं, वैक्यूम में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड सेम होगी, और वो स्पीड कौन सी होगी, वो स्पीड होगी प्रकाश की चाल से होगी, लाइट की स्पीड से होगी। तो पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, नोट करिए आप जल्दी से पॉइंट, यहाँ से आप पॉइंट नोट करेंगे। नोट करिए पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, निर्वात में सभी तरंगों की चाल, सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। निर्वात में सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। इन वैक्यूम, इंग्लिश में लिख लो, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ सेम स्पीड, और वो स्पीड कौन सी होगी मेरे भाई, वो स्पीड जो होगी वो विजिबल लाइट की स्पीड होगी, मतलब प्रकाश की चाल से चलेंगी। तो उसको भी लिखना है, ठीक है ना। लिखिए सेकेंड पॉइंट, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travel with same speed and this same speed is speed of light। हिंदी में आप नोट करेंगे, निर्वात में सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल एक समान होती हैं, और ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है ना।
अब देखो क्या है, अब इन सातों तरंगों को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा? इन सातों तरंगों को इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा क्योंकि ये सातों तरंगे कहीं भी चल सकती हैं, कहीं भी चल सकती है, इवन वैक्यूम में भी चल सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं, इसीलिए मैंने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। साउंड को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहता? ध्वनि को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहता? क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं चल पाती, ट्रेवल नहीं कर पाती। अल्फा बीटा को क्यों नहीं कहा? क्यों गामा को कहा है? क्योंकि अल्फा और बीटा में वेट होता है, भार होता है, और वो भार की वजह से निर्वात में, वैक्यूम में चल नहीं पाती, इसीलिए केवल इन सातों तरंगों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एक और पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर any material medium to travel, they can travel even in vacuum, हिंदी में अगर बात करें तो लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे को चलने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, अगला पॉइंट जल्दी से, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not any charges, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not any charges, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई भी आवेश नहीं होता, अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी हैं सातों, ये सब कहाँ सेम स्पीड से चलती हैं? कहाँ पे? वैक्यूम में। इसीलिए जैसे मून है, मान लो मून का मतलब चंद्रमा पे जब दो लोग जाते हैं ना भाई, तो साउंड क्यों नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मून पे अगर आप जाओ तो दो लोग जैसे एक दूसरे से बात करना हो तो वहाँ पे आवाज़ देने पे नहीं सुनाई देगा, चाहे जितने पास हों। इसीलिए वहाँ पे जब भी बंदे जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने साथ वॉकी टॉकी का यूज करते हैं, और उसके जरिए वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। इसीलिए ये साउंड क्या होता है? EMW नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड में चलते हैं वैक्यूम में, वो उसकी स्पीड क्या होगी भाई? तो लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। अब एग्जाम में एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से किसकी चाल सबसे अधिक है? सुपरसोनिक मिसाइल, तेजस, सुखोई, विजिबल लाइट। तो आप वहाँ पे डरना मत, क्योंकि
जितनी भी वेव हैं, मैं बता रहा हूं एग्जाम का तरीका क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, मान लो ये लाइट हैं, मान लो ये क्या है, लाइट हैं। अब ये वैक्यूम में, मतलब ये मान लो लाइट है, लाइट से ज़्यादा कोई भी, लाइट से ज़्यादा किसी की भी स्पीड नहीं होती। जो राफेल चाहे हो जाए, राफेल 1 सेकंड में मान लो 10 किलोमीटर चलता है, लेकिन लाइट जो होगी ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। तो लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होगी, ठीक है भाई, लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक संभावित चाल होती है। और नाइदर कैन मूव फास्टर देन लाइट, नाइदर कैन मूव फास्टर देन लाइट। इसका मतलब ये है कि प्रकाश से तेज कोई भी नहीं चल सकता, ठीक है भाई, प्रकाश से तेज कोई भी मूव नहीं कर सकता। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, इनका इन्वेंशन मैंने बता दिया था कि इनकी खोज किसने की थी ना भाई, बताया था सबकी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरे की खोज किसने की थी, रॉन्जन ने किया था। और ये बार बार क्यों पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है CGL में, रॉन्जन को मिला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। और मैंने एक होमवर्क दिया था कि विजिबल लाइट की खोज किसने की थी, तो विजिबल लाइट की खोज कुछ बच्चे कह रहे थे कि न्यूटन नहीं है। न्यूटन ने ये बताया था कि जो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, विजिबल लाइट प्राकृतिक है, मतलब न्यूटन से पहले भी थी। तो ये जब से पृथ्वी है तब से न्यूटन लाइट, ये विजिबल लाइट है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अब देखो क्या है, ये तो हो गया। अब स्पीड पे हो गया भाई, स्पीड पे बात हो गई। एक और है पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस टाइप की वेव है, किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव्स। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंग है भाई, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ है, हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है भाई, अनुप्रस्थ तरंग है। और इनकी जो स्पीड होती है ना वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, इनकी जो स्पीड होगी वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद सॉलिड में होगी, फिर इसके बाद लिक्विड में होगी, फिर इसके बाद कहाँ पे होगी, गैसेस में होगी। और वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होगी, लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इनको नोट करिए, ठीक है ना। इनकी जो स्पीड होगी, अच्छा उल्टा लिख दिया, इनकी जो स्पीड होगी वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपकी कहाँ पे होगी, फिर आपकी होगी एयर पे, फिर आपकी लिक्विड में होगी, फिर सॉलिड में होगी, ठीक है भाई, ये सीक्वेंस है। हाँ, इनकी जो स्पीड होगी वो ये सीक्वेंस है। और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, वैक्यूम में कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट डाल के, स्पीड ऑफ लाइट, सेकेंड पॉइंट डाल के ना, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड मिनिमम इन सॉलिड। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में सबसे अधिक और ठोसों में सबसे कम होती है।
ठोसों में सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो साउंड है, वहाँ पे क्या होगा, सॉलिड। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है और स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर आते हैं यूजेस पे, ठीक है ना। यूजेस पे आते हैं। इन सातों का हम लोग क्या करेंगे, यूजेस देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगा, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम कहाँ पे होगा, सॉलिड में होगा। और वैक्यूम में कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं यूजेस। यूजेस में क्या है भाई, देखते हैं यूजेस। यूजेस में सबसे पहला हम देखेंगे रेडियो वेव। रेडियो वेव का यूज समझते हुए चलेंगे एकदम इजली, ठीक है ना। रेडियो वेव का यूज कैसे देखें भाई। रेडियो वेव जो होती हैं, सबसे पहला काम, ये नाम से ही है रेडियो, दिख रहा है ना, हाँ ये नाम से ही है। यूजेस में सबसे पहला किसका, रेडियो वेव का। तो देख लो ये नाम से ही है रेडियो, मतलब रेडियो में इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहला यूज इसका कहाँ पे होगा, रेडियो। और रेडियो में कहाँ, एफएम में। जो एफएम बजते हैं ना, गाने बजते हैं, सावन के फूलों ने मुझको बुलाया ना, तो रेडियो के एफएम में इसका यूज होगा। जितने भी टीवी हैं, टीवी दूसरा टीवी में क्या होगा भाई, डीटीएच। जितने भी डीटीएच हो गया, टाटा स्काई हो गया, अंटीना वाले जितने भी उपकरण हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, याद करने का तरीका अगर मैं बताऊं, जितने भी उपकरणों में अंटीना लगा होगा वहाँ पे रेडियो वेव का यूज होगा। ठीक है भाई, रेडियो वेव का यूज होगा। जैसे रेडियो में लगा होता है एफएम में, टीवी में लगा होता है, टीवी के डीटीएच, जितने भी टाटा स्काई हो गया, रिलायंस बिग टीवी हो गया, जितने भी डीटीएच होंगे, डीडी डायरेक्ट प्लस, उन सब में रेडियो वेव का यूज होगा। ठीक है भाई, रेडियो वेव का यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडार, क्या भाई, रेडार में क्या होगा, रेडार में यूज होगा किसका, और ये रेडार क्या होगा, जो एयरफोर्स के रेडार होते हैं ना, एयरफोर्स के बड़े बड़े रेडार जो होंगे वहाँ पे इसका यूज करेंगे। बड़े जैसे 100-200 किलोमीटर दूर दुश्मन का कोई मिसाइल आ रहा है हमारे पास, तो उसको पकड़ने के लिए जो रेडार यूज होंगे, उन रेडार में हम लोग किसका यूज करेंगे, रेडियो वेव का। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है रेडार का फुल फॉर्म बताओ, तो रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, कई लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो देख लो। क्या होगा भाई, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार, ये ठीक है भाई, रेडार इसको कहते हैं। रेडार में यूज किया जाएगा। रेडार कौन कौन से, बड़े बड़े रेडार जो होंगे एयरफोर्स वाले, और एक रेडार वो भी यूज करते हैं पुलिस वाले यूज करते हैं, जो गाड़ियों की स्पीड, जैसे 2-3 किलोमीटर दूर कोई बंदा बाइक चला रहा है और उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसको पता करने के लिए जो छोटे रेडार होंगे उसमें इसका यूज नहीं होगा, रेडियो वेव का यूज होगा। रेडार बड़े बड़े रेडार में, जो कि एयरफोर्स वाले यूज करते हैं, ठीक है भाई, मिलिट्री वाले यूज करते हैं उसमें इसका यूज होगा। और टॉय कार के रिमोट में, कार जो होती है ना, टॉय कार के रिमोट में जो रिमोट होगा, रिमोट में तो यूज नहीं होगा, रिमोट में जनरली यूज होगा किसका, इंफ्रारेड वेव का यूज होगा। लेकिन जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, रिमोट वाली कार में भी देखो एंटीना लगा होगा। तो मैंने कहा नॉर्मली उन उपकरणों में रेडियो वेव का यूज होगा जिसमें एंटीना निकला होगा। तो बच्चों के जो खिलौने वाली कार है उसके रिमोट में भी किसका यूज होगा, रेडियो वेव का यूज होगा, रेडियो वेव। नेक्स्ट सैटेलाइट में भी यूज होगा, किसमें भाई,
सैटेलाइट, सैटेलाइट में भी यूज होगा, ठीक है ना। ये यूजेस हैं किसके, रेडियो वेव के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंग। अब देखो ये माइक्रोवेव नाम से ही लग रहा है, माइक्रोवेव नाम से ही लग रहा है। पहला इसका इंस्ट्रूमेंट नाम से ही जैसे है, माइक्रोवेव ओवन। घर में जो यूज होता है ना ओवन, जिसमें खाना गर्म करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज होगा, माइक्रोवेव ओवन। स्पेलिंग क्या है, OWEN, माइक्रोवेव ओवन। वहाँ पे इसका यूज होगा माइक्रोवेव ओवन में। W नहीं होगा ना, V होगा। माइक्रोवेव ओवन में किसका यूज होगा, माइक्रोवेव का यूज होगा। दूसरा अगर यूज हम देखें, दूसरा होता है मोबाइल। जितने भी मोबाइल हैं, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी चलते हैं, बात होती है, उन सब में किसका यूज होगा, माइक्रोवेव का यूज होगा। जैसे मून पे, चंद्रमा पे जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं कहीं स्पेस पे भी, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहता, वैक्यूम होता है, वहाँ पे एक दूसरे से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। और उस वॉकी टॉकी में किस वेव का यूज होता है, माइक्रोवेव का यूज होता है, ठीक है भाई, माइक्रोवेव का यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड, वाईफाई। वाईफाई में भी किसका यूज होगा भाई, माइक्रोवेव। अब वाईफाई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है भाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई में किसका यूज होगा भाई, वाईफाई में यूज होता है माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का यूज करते हैं हम लोग कहाँ, वाईफाई में, ठीक है भाई। और रेडार, रेडार चौथा, फोर्थ। ये जो रेडार है ना, ये पुलिस वालों का है, जो पुलिस यूज करती है, पुलिस यूज करती है। और क्यों यूज करती है, इनकी जो रेंज होती है वो 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। 2 से 3 किलोमीटर जो भी रेडार यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें किसका यूज होता है भाई, उसमें माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक और बचा है ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ हम लोग कान में लगा के बात करते हैं, उसमें किसका यूज किया जाएगा, माइक्रोवेव का यूज किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो ये हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। फिर से एक बार देख लो, रेडियो वेव का यूज कहाँ पे करेंगे। नॉर्मली जितने भी उपकरण होंगे जिनमें एंटीना का यूज होगा, उसमें रेडियो वेव यूज होगी। जैसे रेडियो FM, टीवी के DTH वगैरह में, टॉय कार में के रिमोट में रेडियो वेव यूज होगी, ठीक है भाई। और रेडार, एयरफोर्स के बड़े बड़े रेडार जिनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक होती है, वहाँ पे यूज होगा। और सैटेलाइट में यूज होगा। अगर हम बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव का यूज कहाँ पे होगा, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का यूज कहाँ पे होगा। सबसे पहला माइक्रोवेव ओवन में यूज होगा। दूसरा आपका हो जाएगा रेडार, जो छोटे छोटे 2 से 3 किलोमीटर रेंज होता है, जिसका यूज पुलिस करते हैं बाइक की स्पीड पता करने में। मोबाइल में ब्लूटूथ में यूज होगा, ठीक है भाई, ब्लूटूथ में यूज होगा। और वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये रहा 2 यूज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। नेक्स्ट अब हम आएंगे इंफ्रारेड वेव। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इंफ्रारेड वेव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंफ्रारेड वेव, तो थर्ड नंबर इंफ्रारेड वेव, ठीक है भाई। इंफ्रारेड वेव क्या होगा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अवरक्त तरंगे। अवरक्त
तरंगे, इनका यूज जो होगा, पहला यूज टीवी के रिमोट में, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, टीवी के रिमोट में, टीवी का जो रिमोट होगा ना भाई, टीवी का जो रिमोट होता है वहां पे किसका यूज होगा, इंफ्रारेड वेव का यूज होगा। टीवी के जो भी रिमोट होंगे, चाहे टीवी का हो या डिश टीवी का यू हो, जो भी रिमोट होंगे, ध्यान देना बच्चों के कार की रिमोट में इनका यूज नहीं होगा, वहां पे रेडियो वेव का यूज होगा। अगला नाइट विजन कैमरा में ना, दूसरा है नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन कैमरा में किसका यूज होगा मेरे भाई, नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड वेव का यूज होगा। एक और यूज होता है थर्मल इमेजिंग में, थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग क्या होती है भाई, थर्मल इमेजिंग बात को समझना, जैसे रात के टाइम पे जो इमेज ली जाती है ना, रात के समय में किसी का पिक्चर लिया जाए या इमेज लिया जाए तो उसमें थर्मल रेडिएशन का यूज किया जाता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव निकलती है। तो इंफ्रारेड वेव हमारी बॉडी पर डालकर इमेज बना ली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल इमेजिंग में। ये 3 यूजेस हैं, मेजर यूजेस हैं किसके, इंफ्रारेड वेव के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा यूज होगा विजुअल लाइट का, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का मतलब दृश्य प्रकाश, दृश्य तरंग। तो दृश्य तरंग का यूज कहां पे होगा, वस्तुओं को देखने में किया जाएगा। पहला यूज इन विजन, इन विजन मतलब वस्तुओं को देखने में किया जाएगा भाई ना, वस्तुओं को देखने में किया जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण का मतलब जो पौधे भोजन बनाएंगे उनकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड कहाँ पे यूज होगा, थर्ड नंबर लेज़र, लेजर में इसका यूज होगा। लेजर जो लाइट होती है ना, लेजर उपकरण होते हैं, वहाँ पे इसका यूज होगा लेजर में। लेज़र में, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन, ये आपका क्या होगा, लेजर का फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर में यूज होगा। ध्यान देना कुछ लेजर्स में इंफ्रारेड वेव का भी यूज होता है, कुछ लेजर्स में जिनसे जांच की जाती है फॉरेंसिक की, वहाँ पे इंफ्रारेड वेव का भी यूज होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका विजिबल लाइट का यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको कहते हैं ना, यूवी रेज, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या भाई, अल्ट्रावायलेट पे 5वां अल्ट्रा वायलेट
रेज, हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणों की कहाँ पे यूज किया जाता है भाई? सबसे पहला काम है फॉरेंसिक जांच में। फॉरेंसिक जांच में जो भी फॉरेंसिक साइंस होती है ना, फॉरेंसिक साइंस में जो भी फॉरेंसिक साइंस होगी, जांच होगी, फॉरेंसिक जांच, वहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? वहाँ पे हम यूज करेंगे किसकी? पराबैंगनी किरणों की, अल्ट्रावायलेट रेज की। और सेकंड अगर इसका यूज देखें तो आपके घर में आरओ अगर होगा तो आरओ में यूवी लिखा होता है, मतलब जल में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं जो गर्म करने पे नष्ट नहीं होते, तो उनमें क्या होता है, उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस हम लोग छोड़ते हैं, तब वो जाके नष्ट होते हैं। इसीलिए इनका यूज वाटर प्योरिफिकेशन में भी किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन, जल शुद्धिकरण में इनका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है। और थर्ड नंबर मैं जब बता रहा था UVA, UVB, UVC, तो मैंने बताया था UVA का जो यूज होता है वो विटामिन डी के फॉर्मेशन में किया जाता है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में मतलब जब हमारे बॉडी में UVA किरणें आती हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करके विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो विटामिन डी बनाने में, ठीक है भाई, विटामिन डी को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। एक अगला यूज है सन टैनिंग में। अब ये सन टैनिंग क्या है मेरे भाई? सन टैनिंग क्या है देख लो। सन टैनिंग वो है जैसे धूप में, बात को समझना, मान लो धूप में मैं ये बाँह ऐसे, शर्ट की बाँह ऐसे सुकोड़ के, बात को समझना, इस टाइप में मैं रहूं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो होगा क्या, ये जो पार्ट बॉडी का खुला होगा ये थोड़ा ब्लैक हो जाएगा और ये जो अंदर का पार्ट होगा वो गोरा गोरा होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सन टैनिंग। इसके लिए एक ट्यूब भी आती है, क्रीम भी आती है मार्केट में, उसको लगाने से क्या होता है, सन ब्लैक पार्ट नहीं होता, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी भी हो जाती है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना भाई, सन टैनिंग में भी इसका यूज होगा। बात समझ में आएगी नहीं? सन टैनिंग क्या होगा, सन टैनिंग में इसका यूज होगा। तो ये था अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। नेक्स्ट अगला है सिक्स्थ नंबर भाई क्या है देख लो, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं 6 नंबर पे। अब देखो, अब हम यूज करेंगे किसका? एक्सरे का। एक्सरे का यूजेस देखेंगे ना भाई। एक्स किरणें जैसे बॉडी का एक्सरा लेते हैं ना, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने का मतलब है बोन की इमेज लेने में, बोन की इमेज लेने में मतलब रेडियोग्राफी पहला यूज होगा। रेडियोग्राफी मतलब बोन की इमेज में, ठीक है ना भाई, बोन की इमेज को फाइंड करने के लिए, इमेज लेने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगला यूज, जैसे आप मेट्रो में जाइए तो आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, जो मशीन होती है उसमें किसका यूज करते हैं? एक्सरे का। क्योंकि एक्सरे जो होती है ना वो मेटल को क्रॉस नहीं कर पाती, सिक्के हो गया या कोई भी चाकू हो गया, जितनी भी मेटल होंगी सॉलिड, उनको एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाएगी सॉलिड चीज़ों को, इसीलिए टी बोलने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट ये होगा सिक्योरिटी चेकअप में, सिक्योरिटी चेक करने में, सिक्योरिटी चेक करने में कहीं भी सिक्योरिटी की चेकिंग हो रही है तो मान लेना वहां पे एक्सरे यूज होगा, एक्सरे किरणें यूज होगा। अगला क्या है? अगला है
दरार मतलब बेस कीमती पत्थरों, जो बेस कीमती पत्थर होंगे उनमें दरार को फाइंड करने में एक्सरे का यूज होगा। मतलब जैसे कोई मान लो डायमंड है, डायमंड में कोई क्रैक है, तो उस क्रैक को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे का यूज करेंगे। तो इस टाइप में लिखेंगे आप, टू फाइंड क्रैक्स, टू फाइंड क्रैक्स, टू फाइंड क्रैक्स inside the precious stone, inside the precious stone। हिंदी में अगर कहें तो बेस कीमती पत्थरों में दरार का पता लगाने में, दरार का पता लगाने में, ठीक है भाई, दरार का पता लगाने में, बेस कीमती पत्थरों में दरार का पता लगाने में यूज किया जाता है। एक आपके सामने एक मशीन और मिलेगी, कहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, कंप्यूटर के साथ जो अटैच होता है, तो वहाँ पे भी किसका यूज होगा, एक्सरे का यूज होगा। तो हम लिखते हैं फोर्थ पॉइंट होगा स्कैन मशीनों में, स्कैन वाली मशीनों में ना, स्कैन वाली मशीनों में स्कैनर लिख सकते हैं। स्कैनर मशीनों में किसका यूज होगा भाई, स्कैनर मशीनों में यूज होगा किसका, एक्सरे का, ठीक है भाई। और एक और है इन स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के अध्ययन में। 5th नंबर पॉइंट होगा आणविक संरचना में, संरचनाओं के अध्ययन में। तो ये होगा आपका किसका यूज, एक्सरे का यूज। एक्सरे का यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक और लास्ट बचा है हमारा क्या, गामा रेज, ठीक है ना। तो गामा रेज का भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, साउंड। तो देखते हैं गामा रेज। गामा किरण, देखो भाई सबसे पहला है गामा किरणों की जो यूज होगा वो कहाँ पे होगा, सबसे पहला कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। कहाँ पे, कैंसर के उपचार में। तो हम इस टाइप में लिखेंगे टू इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में ना, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका यूज किया जाता है मेरे भाई, गामा रेस का किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि कैंसर के उपचार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस मेटल का, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो वो भी लिख लेना। कोबाल्ट 60, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ठीक है। एक और है पीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, पीईटी स्कैन में किसका यूज किया जाएगा मेरे भाई, किसका यूज किया जाएगा, गामा रेज। और स्कैन से नाम याद आया, 6 नंबर यहाँ भी लिख लेना, कहाँ पे, एक्सरे में। सीटी स्कैन जो होता है ना, सीटी स्कैन, या फिर एक और होता है सीएटी स्कैन। सीएटी स्कैन में किसका यूज होता है, एक्सरेज का। सीटी स्कैन, एक और होता है सीएटी स्कैन। देख लेना गूगल पे नाम टाइप करके, गूगल पे नाम अगर टाइप करोगे तो कंप्यूटराइज्ड ऑटोग्राफ टेमोग्राफी, इस टाइप में टोमोग्राफी होगा नाम ना, देख लेना। सीटी स्कैन में और सीएटी स्कैन में एक्सरे का यूज होगा। और यहाँ पे पीईटी स्कैन, पीईटी का मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, यहाँ पे क्या होगी, रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में, थेरेपी ना, रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। तो इस टाइप में क्या है, इस टाइप में हम लोगों ने यूजेस पढ़ा किसका,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक और कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है एमआरआई में किसका यूज होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है एमआरआई, तो ध्यान देना ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है एमआरआई में किसका यूज होगा। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में किसका यूज होगा, तो मेरे भाई एमआरआई में किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज नहीं होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है कहाँ पे, एमआरआई में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साउंड। तब मैं बताऊंगा कि मैंने इसको पहले क्यों पढ़ाया और उसको बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।